तो मैं आकाश सर केमिस्ट्री की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए, तो आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के, अर्थात परमाणु की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। आज हम इसी टॉपिक को लेकर के बातें करेंगे। तो देखिए, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए समय समय पर भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए। हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें 1808 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है डाल्टन। क्या नाम है? डाल्टन। डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया था जिसको अपन लोग डाल्टन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब डाल्टन ने अपने सिद्धांत में परमाणु को लेकर के क्या बातें बताई हैं उनको लेकर के अपन लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो डाल्टन साहब ने बोला था कि परमाणु कुछ नहीं है, परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जिसको अपन लोग बांट नहीं सकते, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, उसी को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। अर्थात किसी पदार्थ का, ऐसे भी कह सकते हैं, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, वह छोटे से छोटा कण जिसे आगे बांटा नहीं जा सकता है, वही क्या है? परमाणु है। जैसे मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, उसके दो टुकड़े कर देते हैं अपन लोग। एक टुकड़े को रख दिया, फिर एक टुकड़ा बचा, उसके दो टुकड़े करती है। ये क्रिया अपन लोग निरंतर करते हुए चल रहे हैं। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि अब उस पदार्थ के टुकड़े होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और उसी को डाल्टन साहब ने क्या बोल दिया? परमाणु बोल दिया। अर्थात दूसरी भाषा में अपन लोग क्या कह सकते हैं? किसी पदार्थ का अविभाज्य कण, अर्थात ऐसा कण जिसको अपन लोग नहीं बांट सकते या टुकड़े नहीं कर सकते। अर्थात किसी पदार्थ या फिर तत्व भी कह सकते हैं, किसी तत्व या पदार्थ का अविभाज्य कण, अविभाज्य कण एटम है। ये किसने बताया? डाल्टन साहब ने। ठीक है, और क्या बताया? और डाल्टन साहब ने बोला था कि परमाणु किसी पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है, अर्थात किसी पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। और एक परमाणु में तत्व के सभी गुण उपस्थित होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई एक पदार्थ है या फिर कोई एक तत्व है, इसके हमने क्या कर दिए? टुकड़े छोटे 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 पार्टिकल में बांट दिया, और इन्हीं को क्या कर रहे हैं अपन लोग? एटम। ठीक है, तो ये जो एक एटम है, कोई सा भी एटम है, जो इस एटम की प्रॉपर्टी है, इस एटम का जो गुण है, वो इससे क्या खाना चाहिए? मैच खाना चाहिए। अर्थात इसके गुण में और इसके गुण में कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है? परमाणु है। ठीक है, अगली बात और क्या बताया डाल्टन साहब ने? और डाल्टन साहब ने बोला था कि एक तत्व के सभी परमाणु, सभी एटम शेप, साइज व मास में समान होते हैं। जैसे, इसका क्या मतलब है? जैसे अभी देखते हैं, इन्होंने बोला कि एक तत्व है, ठीक है, उसके जितने भी एटम होंगे, जितने भी परमाणु होंगे, वो शेप में, साइज में और मास में कैसे होंगे? समान। जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया आयरन, Fe के क्या किए? टुकड़े। तो टुकड़े करेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे जिनको अपन क्या नाम दे रहे थे? एटम ऑफ आयरन। ये आयरन तत्व है, इस तत्व को किस में बांट दिया? एटम में, परमाणु में। तो इस आयरन के ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी जो एटम है, छोटे से छोटे कण हैं,
वो सभी एक दूसरे से शेप में, साइज में और मास में समान होंगे, ये सभी एक दूसरे से। अगली बात डाल्टन साहब ने बोला, अगली बात में ये कहा कि एक तत्व के सभी परमाणु तो शेप, साइज और मास में समान होते हैं, लेकिन एक तत्व के सभी परमाणु शेप, साइज व मास में दूसरे परमाणु या फिर दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु शेप, साइज और मास में समान, लेकिन उसके परमाणु, एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होंगे शेप, साइज और मास में। जैसे मैंने बोला आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल किए गए जिनको एटम ऑफ आयरन नाम दिया गया। दूसरा तत्व लिया एल्यूमिनियम, जिसके छोटे छोटे पार्टिकल किए गए जिनको क्या नाम दिया गया, एटम ऑफ एल्यूमिनियम, एटम ऑफ एल्यूमिनियम। और ये क्या है, एटम ऑफ आयरन। और ये क्या है, आयरन तत्व है। ये क्या है, एल्यूमिनियम तत्व है। अब देखो समझो, यहाँ पे डाल्टन साहब ने बोला था कि एक कोई तत्व है, जैसे कि मान लीजिए आयरन है, ठीक है ना। इस आयरन के टुकड़े करेंगे तो वो एटम में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये एटम, इस आयरन के जो एटम है ना, ये सभी एटम शेप, साइज और मास में समान होंगे, आकार में, आकृति में और द्रव्यमान में सभी के सभी समान है एक दूसरे से। लेकिन इसी आयरन तत्व के ये वाले एटम इस वाले या दूसरे तत्व एल्यूमिनियम के परमाणुओं से भिन्न होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपस में समान हैं, ये भी आपस में समान हैं, लेकिन ये एक दूसरे से कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। ये कहने का अर्थ है डाल्टन साहब का। एक तत्व है, उसी के परमाणु हैं, समान है, इसके अपने आप के समान है, लेकिन इसकी तुलना यदि इससे करेंगे तो ये कैसे आएंगे, भिन्न भिन्न। किस किस के आधार पर, शेप, साइज और मास के आधार पर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार रिवीजन करते हैं। डाल्टन साहब ने एक सिद्धांत दिया, किसको लेकर के, परमाणु को लेकर के। कब दिया, 1808 में। क्या बोला उन्होंने, बोला कि परमाणु कुछ नहीं है, परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जिसको आगे नहीं बांट सकते, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, जिसको भागों में आगे बांटा नहीं जा सकता। वो क्या कहलाता है, वो परमाणु कहलाता है, वो एटम है, ठीक है ना। वो क्या है, एटम है, ठीक है। अर्थात दूसरी तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि किसी पदार्थ या तत्व का अविभाज्य कण, कैसा कण, अविभाज्य कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। किसके अनुसार, डाल्टन के अनुसार, ठीक है। फिर डाल्टन साहब ने एक बात और बोली, क्या, एक तत्व के एक परमाणु तत्व के सभी गुण, हाँ, एक परमाणु में, यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्शन आएगा, एक परमाणु में तत्व के सभी गुण उपस्थित होने चाहिए। अर्थात जिस तत्व से किसी परमाणु का निर्माण हुआ है, उस परमाणु में उस तत्व के सभी प्रॉपर्टी या सभी गुण उपस्थित होने चाहिए। जो गुण, जो प्रॉपर्टी उस तत्व की है, उसी प्रॉपर्टी वाला उसका एटम होगा, ठीक है ना। हाँ जी, एक तत्व के सभी एटम शेप, साइज और मास में समान होंगे। जैसे कि आयरन है, आयरन के टुकड़े करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे भागों में बांट देंगे, अविभाज्य कण में बांट देंगे तो वो एटम बन जाएंगे। एटम किसके, जिसका वो तत्व है, जिस तत्व के बने हैं, वो क्या है, आयरन, ठीक है ना। तो ये आयरन तत्व के जितने भी एटम होंगे वो आपस में एक दूसरे से आकृति, आकार और मास या द्रव्यमान में समान होंगे। लेकिन
एक तत्व के सभी परमाणु होंगे वो तो समान होंगे, लेकिन दूसरे तत्व के परमाणुओं से शेप, साइज और मास में भिन्न होंगे। जैसे कि आयरन के आपस में समान हैं, ये एल्यूमिनियम के आपस में समान हैं, लेकिन तुलना करें आयरन के परमाणुओं की एल्यूमिनियम के परमाणुओं से, तो ये एक दूसरे से कैसे हैं, भिन्न हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे डाल्टन साहब ने बताया कि परमाणु या एटम किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन रिएक्शन या अभिक्रिया के बाद वह वैसे के वैसा बच जाता है। मतलब क्या हुआ? कोई भी परमाणु है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो वो अभिक्रिया का जब अंतिम उत्पाद बनेगा तो वो उस उत्पाद में या अभिक्रिया के बाद में वो वैसा का वैसा बच जाएगा जैसा कि वो प्रारंभ में था। जैसे अभी बात करते हैं CuSO4 प्लस Zn इज रिएक्शन ZnSO4 प्लस Cu, अर्थात इसको लिख देते हैं, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास होता है। अर्थात रिएक्शन के दौरान, अभिक्रिया के दौरान एटम का रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास होता है, ना कि उसमें कोई अन्य चेंज आते हैं। ठीक है। अगली बात डाल्टन साहब ने क्या बोला? अगली बात में इन्होंने बोला कि जो एटम होता है वो एटम सॉलिड व गोल होता है। कैसा होता है? सॉलिड माना और कैसा माना? गोल माना। किसने माना? डाल्टन साहब ने। किसको माना? परमाणु को। एक बार देखते हैं, परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, लेकिन रिएक्शन के बाद में वो वैसा का वैसा बच जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन करवाते तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाता है। एक अभिक्रिया के दौरान एटम का पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट होता है, बाकी इसकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं होता। और डाल्टन साहब ने अपने सिद्धांत में एटम को कैसा माना? एक सॉलिड और एक कैसा माना? गोल। तो डाल्टन साहब के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? इसको इसे बॉल मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉल मॉडल भी कहते हैं। अगली बात डाल्टन साहब ने बताई कि एक यौगिक में तत्वों का प्रतिशत फिक्स होता है। जैसे H2O। अब H2O में यदि हाइड्रोजन का परसेंट देखें तो कैसे निकलेगा? जैसे कि हाइड्रोजन का प्रतिशत बराबर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? हाइड्रोजन 1 है और ये कितने हैं? 2। तो 1 गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बटे जल का अणुभार कितना है? 18 गुणा 100, तो ये 9 बार, तो 100 बटे 9 बराबर 9 एकम 9, 9 एकम 9 11.11%। यदि अपन ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालें तो कितना आएगा? ऑक्सीजन का अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16 बटे टोटल 18 गुणा 100,
तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 बार और ये 9 बार, तो ये कितना आ गया 800/9 बराबर 88.88%। ठीक है। हाँ, तो डाल्टन साहब ने बोला कि एक यौगिक में तत्वों का जो रेशियो, तत्वों का जो परसेंट होगा ना, वो क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है ना। जैसे कि जल है तो जल में हाइड्रोजन का जो परसेंट है वो कितना है, 11.11% है, जबकि ऑक्सीजन का कितना है, 88.88% है। ठीक है ना। और अगला पॉइंट बताया डाल्टन साहब ने कि तत्व फिक्स रेशियो में रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्शन कौन करता है, तत्व। फिर क्या बनाते हैं, तत्व फिक्स रेशियो में या निश्चित अनुपात में रिएक्शन करते हैं तथा यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे H2O का निर्माण करना है तो H2O में या जल में हाइड्रोजन के कितने तत्व हैं, कितने एटम हैं, 2। ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो इनका निश्चित अनुपात हो गया कि 2 क्या चाहिए, हाइड्रोजन, और 1 क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तब जा करके किसका फॉर्मेशन होगा, जल का। जैसे H2 + ½ O2 इज रिएक्शन H2O। ठीक है। तत्व होंगे निश्चित अनुपात में, निश्चित रेशियो में रिएक्शन करेंगे और किसका निर्माण करेंगे, यौगिक का। जैसे कि जल ले लिया मैंने, जल की बात करते हैं तो जल में क्या है, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब H2O में हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2। ऑक्सीजन का कितना है, 1। या हाइड्रोजन के कितने तत्व हैं, 2। ऑक्सीजन का 1। ये फिक्स रेशियो हो गया कि 2 हाइड्रोजन अर्थात 2:1 में रिएक्शन होगी, तब जा कर के किसका निर्माण होगा, जल का। तब जा कर के किसका निर्माण होगा, जल का। ठीक है ना। ये बातें डाल्टन साहब ने बोली हैं। अब डाल्टन साहब की कुछ कमियां रही हैं जिनको लेकर के अभी अपन बातें करेंगे। ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे, डाल्टन साहब की कमियां, डाल्टन सिद्धांत की कमियां। ठीक है ना। डाल्टन सिद्धांत की कमियां, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कमियां। ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहली सबसे बड़ी कमी क्या रही डाल्टन साहब की, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण कमी, सबसे बड़ी कमी, सबसे ज़्यादा बेकार कह सकते हैं। ठीक है ना। वो ये रही कि डाल्टन साहब ने बोला था कि जो परमाणु होता है ना, वो अविभाज्य कण होता है। अर्थात परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जिसको अपन लोग आगे नहीं बांट सकते, वही क्या है, परमाणु है। लेकिन परमाणु के 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस आधार पर तो परमाणु कैसा हुआ, विभाज्य कण हुआ। तो ये सबसे बड़ी कमी रही डाल्टन साहब की। क्या कमी रही, नंबर 1, डाल्टन के अनुसार एटम या परमाणु अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है। जबकि एटम के 3 कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। अतः एटम अविभाज्य ना होकर विभाज्य कण होता है। डाल्टन साहब ने तो बोला था कि परमाणु को किसी पदार्थ को बांटते चलो और अब उसका बंटना बंद हो गया तो वही क्या है, परमाणु है। अब डाल्टन साहब ने परमाणु नाम दे दिया सबसे छोटे कण को, अर्थात परमाणु को अविभाज्य नाम दे दिया, अविभाज्य कण बोल दिया। लेकिन वास्तव में परमाणु के 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु को भी 3 भागों में बांट सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को अलग कर सकते हैं, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को अलग अलग कर सकते हैं। तो इस आधार पर तो हम ये कहेंगे कि परमाणु अविभाज्य कण
अविभाज्य कण नहीं है। ये कैसा कण है? ये कैसा कण है? विभाज्य कण है। कैसा कण है? विभाज्य कण है। ठीक है ना? ठीक है। फिर डाल्टन साहब ने दूसरी बात क्या दूसरी बात में क्या बताया? डाल्टन साहब ने बोला कि जो परमाणु होता है, हाँ, डाल्टन साहब की जो दूसरी कमी रही थी, कमी क्या रही थी? डाल्टन साहब ने बोला था कि परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और अभिक्रिया के बाद में वो वैसा का वैसा बच जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये स्टेटमेंट डाल्टन साहब का हर एक अभिक्रिया के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, हर किसी अभिक्रिया पर लागू नहीं होता है, क्योंकि जो नाभिकीय अभिक्रिया होती हैं, अभी लिखते हैं, डाल्टन के अनुसार एटम रिएक्शन के बाद वैसा का वैसा बच जाता है, वैसा के वैसे बच जाता है, लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान परमाणु चेंज हो जाता है, अर्थात उसमें या नाभिकीय अभिक्रिया में एटम चेंज हो जाता है। जैसे अपन बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, हीलियम की रिएक्शन बेरिलियम के साथ कराते हैं। जब हीलियम की रिएक्शन बेरिलियम के साथ कराई जाती है तो एक नया एलिमेंट कार्बन बनता है तथा एक न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। तो ये जो नाभिकीय अभिक्रिया है, ये डाल्टन साहब की उस बात का खंडन करती हैं कि अभिक्रिया के दौरान कोई भी अभिक्रिया में एटम कोई भाग लेगा और वो अभिक्रिया के बाद में वो वैसा का वैसा बच जाएगा, लेकिन ये नाभिकीय अभिक्रियाएं इसका खंडन करती हैं। ठीक है ना? फिर डाल्टन साहब ने बोला था कि जो एटम होता है ना, एटम, एक तत्व के जितने भी एटम होते हैं ना, वो सारे शेप, साइज और मास में समान होते हैं, लेकिन हम लोग तो पढ़ते हैं समस्थानिक व संभारिक। जो समस्थानिक और जो संभारिक होते हैं, ये डाल्टन साहब की उस बात का खंडन करते हैं कि किस बात का? कि डाल्टन साहब ने बोला था कि एक तत्व के परमाणु, जैसे कि आयरन है, आयरन के जितने भी एटम होंगे वो शेप, साइज और मास में समान होंगे, एल्युमिनियम वाले होंगे वो शेप, साइज और मास में समान होंगे, लेकिन ये सही नहीं है, हर किसी पर ये बात लागू नहीं होती। समस्थानिक और संभारिक हैं, वो क्या हैं? इस बात का खंडन करते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मास नंबर या द्रव्यमान संख्या, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, वो कैसी होगी? डिफरेंट होती है, भिन्न होती है। संभारिक ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, लेकिन मास नंबर सेम होता है। तो डाल्टन साहब तो बोल रहे थे कि एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे ना, वो शेप, साइज और मास में कैसे होंगे? समान होंगे,
लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये बात हर किसी पर लागू हो जाए। जैसे इसका खंडन कौन करता है? एक तो होता है समस्थानिक और एक क्या होता है? समभारिक। अभी समस्थानिक का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे समस्थानिक का एग्जाम्पल लेते जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसका इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। तो प्रोटॉनों की संख्या या एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। हुआ कि नहीं हुआ? 1 1 1, ठीक है ना। लेकिन जो मास नंबर होगा, मास नंबर या द्रव्यमान संख्या, वो कैसी होगी? भिन्न भिन्न। अब देखो, मास नंबर 1 है, मास नंबर 2 है, मास नंबर 3 है, जबकि हाइड्रोजन तो एक ही है, एक ही एलिमेंट है। अब इसके जितने भी परमाणु होने चाहिए ना, वो शेप में, साइज में और मास में समान होने चाहिए। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। प्रोटॉनों की संख्या सेम है, लेकिन द्रव्यमान संख्या एक की 1 आ रही है, एक की 2 आ रही है और एक की 3 आ रही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं समभारिक की। किसकी? समभारिक। समभारिक, ठीक है ना। समभारिक का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आर्गन 18 40 व कैल्शियम 20 40। अब देखो, समभारिक क्या बोलता है? ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर, यहाँ पे नंबर रह गया है, जिनका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक तो कैसा होगा? भिन्न भिन्न। अब देखो, इसमें है कि नहीं? एक का रहा है 18 और एक का कितना आ रहा है? 20, बिल्कुल है। लेकिन मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या जो यहाँ दी हुई है, ये कैसी होगी? सेम आ रही है कि नहीं आ रही? इसकी भी 40 और इसकी भी 40, ठीक है ना। हाँ जी। तो इसमें ये 18 है और ये कितना है? 20 है। तो ये समस्थानिक और समभारिक डाल्टन साहब की उस बात का खंडन करते हैं कि एक तत्व के परमाणु शेप, साइज, मास में समान होते हैं, लेकिन अन्य परमाणुओं की तुलना में वो कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होते हैं। एक बार इसको नोट करें, फिर आगे बताते हैं। चलिए, डाल्टन साहब की अगली कमी की ओर चलते हैं। डाल्टन साहब ने परमाणु की इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना बोले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। परमाणु की आंतरिक संरचना का मतलब है उसके अंदर क्या है, क्या चीज़ उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, उसके बारे में डाल्टन साहब कोई जानकारी नहीं दे पाए। डाल्टन साहब की अगली कमी, डाल्टन ने केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी रासायनिक लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के नियम को एक्सप्लेन किया, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन का नियम, ठीक है ना। हाँ, रासायनिक संगठन ही बोलते हैं क्या इसको? हाँ, रासायनिक संगठन का के नियम, ठीक है ना, के नियम को तो एक्सप्लेन कर दिया था, जिसके अंतर्गत द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और निश्चित अनुपात का नियम है, गुणित अनुपात का नियम है, ये सारे नियम आ जाते हैं, ठीक है ना, किया था, जिसमें द्रव्यमान संरक्षण नियम
गुणित अनुपात नियम, ठीक है ना, वगैरह वगैरह ये आ जाते हैं। इनको तो डाल्टन साहब ने कर दिया था, लेकिन डाल्टन ने लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं किया। ये सारी कभी रही हैं, वो किसकी रही हैं? डाल्टन साहब की। डाल्टन साहब ने एटम या परमाणु की आंतरिक संरचना या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। डाल्टन ने लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के नियम को एक्सप्लेन किया था, लेकिन डाल्टन ने लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है ना। तो ये होती है यहाँ पर डाल्टन साहब की कमी। और डाल्टन साहब ने जितनी भी परमाणु के बारे में जानकारी जो दी थी वो अपन लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं, और डाल्टन साहब की क्या क्या लिमिटेशंस या कमियां रही हैं उनको लेकर के अपन लोग बातें कर चुके हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।